कहते हैं हरियाणा में अभय चौटाला भी उभर रहा है, सुनने में आया हुआ लोगों से। तो लग रहा है आपको? अभय चौटाला कब से उभर रहे हैं? मतलब अभी तक उभरे ही नहीं। और कितना उभरेंगे? सारा हरियाणा तो लूट खाया, और कितना उभरेंगे बताओ। अब तो इनकी अगली 4 जनरेशन्स में भी अगर कोई आ जाए तो बता देना। इन्होंने जो चौधरी देवीलाल जी के नाम को खराब किया, इन्होंने जो चौधरी देवीलाल जी के नाम पे वोट लेके लोगों को लूटा, गद्दारी की, किसानों के वोट लेके तो ये सरकार बनाते हैं। ये पूरा परिवार, जो कोई से भाई की बात कर लो, किसानों के वोट लेके सरकार बनाते हैं, फिर किसानों को ही धोखा देते हैं। ये किसके इशारे पे कुरुक्षेत्र चुनाव लड़ने गए थे? बीजेपी के इशारे। बीजेपी ने भेजा था। जीत सकते थे क्या ये वहां से? भूपेंद्र हुड्डा जी जेल में क्यों नहीं है? भूपेंद्र हुड्डा जी के घर कभी छापा पड़ा? सीबीआई का, ईडी का, कभी जेल जाना पड़ा हो, जमानत लेके आए हो कोर्ट से, कभी ऐसा हुआ? लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता जेल चले जाते हैं। भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस की सेटिंग बीजेपी के साथ थी कि तुम इधर से समझौता मत करना और उधर से हम केजरीवाल को बाहर नहीं आने देंगे। यानी कि कांग्रेस ने धोखा दिया। कांग्रेस ने धोखा दिया, बीजेपी के कहने पे दिया। ये जो जितने गाने आप सुनते थे ना, हुड्डा आवेगा सरकार बनावेगा, ये बीजेपी ने कह रखा था इसको बजाने का। क्यों? ये गाने नहीं बजते, सरकार आ गई थी। लोगों के अंदर जो गुस्सा है ना, वो प्रेशर कुकर की तरह लगातार बढ़ता रहता है बीजेपी सरकार के खिलाफ। राहुल गांधी प्रेशर कुकर की वो सीटी है। उन्होंने कहा ब्राजीलियन मॉडल की फोटो लगी हुई है, फर्जी वोट बना हुआ है। हरियाणा में मर गई क्या कांग्रेस पार्टी? उस वोट को जाके चेक नहीं कर सकते थे क्या बूथ पे? 1 साल तक लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बना, लेकिन बीजेपी ने भूपेंद्र हुड्डा जी को एलओपी के घर से बाहर नहीं निकाला। कलायत के लोग आपको याद कर रहे हैं, कब आओगे? हम भी खड़े थे, हमने भी कहा कि हम एक ऑप्शन है। कलायत के लोगों ने कहा कि नहीं भाई, अभी आपका समय नहीं, हम इसको चुनते हैं। तो जिसको चुना था कहाँ है विधायक जी? नमस्कार दोस्तों, द एड न्यूज़ पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मेरे साथ आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया इंचार्ज हैं अनुराग डांडा जी। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। रोहतक में बैठे हैं सर। कल बड़े हादसे हुए हैं, हमारे 2 नौजवान, 2 खिलाड़ी, और सीसीटीवी भी फुटेज भी आपने देखी होगी किस तरह से उनका एक पोल गिरता है और उनकी डेथ हो जाती है। आज भगवंत मान जी आए हैं, क्या कुछ कहेंगे सर इस पूरे घटनाक्रम पर? देखिए, मुझे लगता है बहुत शर्मनाक घटना है, और इस लिहाज से शर्मनाक घटना है कि हरियाणा को, हम कहते तो हैं कि खेलों का प्रदेश है, खिलाड़ी यहाँ से निकलते हैं। सरकार भी ये कहती रहती है हमारी खेलों की पॉलिसी जो है वो पता नहीं कितनी अच्छी है, लेकिन अगर कोई खिलाड़ी इक्विपमेंट के नीचे ही दब के मरने लग जाए, और अगर प्लेग्राउंड में जब हमारा बच्चा जाता है, हमारा भाई जाता है, तो हम ये सोचते हैं कि इसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, अब ये बुरी चीज़ों से बचा रहेगा। अगर प्लेग्राउंड से लाशें वापस आने लगें तो कौन अपने बच्चों को खेलने के लिए भेजेगा? और ये बहुत शर्मनाक है कि दोनों जगह, बहादुरगढ़ में भी यही हुआ, फिर उसके बाद लाखन माजरा में भी यही हुआ। मुझे लगता है अगर सीसीटीवी फुटेज नहीं होता तो सरकार शायद इसको भी कवर अप कर देती। सरकार इस पे उतनी चर्चा नहीं होती, लेकिन वो जो वीडियो लोगों ने देखा ना कि पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया में, कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब विदेशों में, NBA में जब बड़े बड़े मैचेस होते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, 150 किलो के खिलाड़ी हैं, और वो लटक जाते हैं उनके ऊपर, सेलिब्रेट करते हैं। कभी कोई इस तरीके की घटना नहीं हुई कि पोल गिर जाए। यहाँ हमारा वो उस बच्चे का पहली बार में हाथ नहीं लगा, दूसरी बार में उसने जैसे ही उसको टच किया, वो पूरा पोल उसके ऊपर आगे गिर गया। तो ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों राजनीति से भी अलग जाके कभी तो जागना चाहिए लोगों को, सरकार को। कभी तो इस चीज़ पे आप सोचोगे कि कितना गिरोगे, कितना नीचे जाओगे। ये आज हम परिवार से मिले तो मान साहब भी, वो उनका खुद स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। कल हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये घटना जो है, ये यहाँ मैं जाना चाहता हूँ, इसके बाद जाना ही जाना है हमें। तो वो भी आश्चर्यचकित थे इस बात से कि यार ऐसा तो ना देखा ना सुना, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। परिवार से मिले, परिवार ये कह रहा था कि साथ में जितने बच्चे खेलते हैं वो सीएम से भी मिल लिए, नायब सिंह जी से भी ये कहा कि जी ये हमारा ग्राउंड जो है वो बिल्कुल खस्ता हालत है, इसको ठीक करा दो। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक करा देंगे महीनों पहले। खेल मंत्री से मिल लिए, उनको लिखित में दिया कि ये ग्राउंड खराब है, यहाँ नेशनल प्लेयर खेलते हैं, ठीक करा दो। 40-45 नेशनल प्लेयर जहाँ से, जिस गांव से, लाखन माजरा से गए हों, वहां के ग्राउंड पे अगर पोल बास्केट के प्लेयर के हाथ लगाते ही गिर जाता है,
इतना ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे, वो ग्राउंड इतनी जर्जर हालत में था, हम वहाँ भी जाके आए। फिर अगर ये स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत है तो मुझे लगता है कि हरियाणा की सरकार हरियाणा के लोगों के साथ धोखा कर रही है बहुत बड़ा। जो खिलाड़ी अपना खून पसीना एक करके, जो परिवार अपना सब कुछ लगा के ओलंपिक में मेडल दिलाते हैं, आप ओलंपिक में टैली देखोगे, मैं अभी आज देख रहा था कि 2020 में और 2024 में जो टैली है उसमें 90% मेडल जो हैं वो हरियाणा की तरफ से आए हुए हैं। जो देश को मेडल मिले उसमें से हरियाणा में 90% मेडल थे। ये देखो, मैं इसी टैली को देख रहा था और मैं बहुत हैरान हुआ इसको देख के कि 2020 के अंदर जो टोक्यो ओलंपिक हुए उसमें 7 मेडल आए थे, 4 हरियाणा ने उसमें जीते थे। और 2024 के अंदर इंडिया ने 6 मेडल जीते, उसमें से 5 हरियाणा के थे। मतलब अब हालत देखो कि हमारे खिलाड़ी 90% मेडल देश के लिए जीत के ला रहे हैं हरियाणा के। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बारी आती है तो मुझे लगता है शायद देश में सबसे घटिया स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा के अंदर इस वक्त है। तो फिर आप कहोगे कि बच्चे नशे में जा रहे हैं, फिर आप कहोगे कि बच्चे गलत चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। जहाँ ठीक चीज़ों की तरफ जा सकते हैं वहाँ तो आप जाने नहीं दे रहे, वहाँ से तो लाशें वापस आ रही हैं। तो ये बहुत ही दर्दनाक और बहुत दुखदायी। एक बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बन पा रहा जो जिस लेवल का बनना चाहिए था? जिस हिसाब से सीसीटीवी अगर आप एक परिवार में भी देख रहे हैं तो वो देखा नहीं जा रहा, मतलब आम आदमी की तरह ही देख रहे हैं। तो एक बड़ा मुद्दा कब बनेगा सर, क्यों नहीं बन पा रहा? देखो, मुझे लगता है कि ये तो लोगों को सोचना पड़ेगा, ये तो कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या हम सब कुछ एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब सब कुछ बर्दाश्त कर लोगे? तो जिस परिवार का बच्चा गया है, क्या सिर्फ वही दुखी हो? जो बाकी बच्चे वहाँ खेलने जाते हैं उनको नहीं सोचना ये कि कल को ऐसी खबर आपके घर में भी आ सकती है? तो एक बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है, एक हद होती है। मुझे लगता है कि लोगों को भी ये सोचना पड़ेगा कि कहाँ तक बर्दाश्त करें। और उसके बाद आप देखो कि हिम्मत देखो सरकार की, कि मैं इस चीज़ को ये मानता हूँ कि चोरी और सीना जोरी वाली स्थिति है कि आपकी लापरवाही नहीं इसको कहूँगा, मैं कहूँगा अपराध की वजह से, आपके अपराध की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई, 2 बच्चों की मौत हो गई 3 दिन के अंदर। और सरकार क्या कह रही है कि हम दोनों बच्चों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा दे देंगे। मतलब कोई बेशर्मी की कोई लिमिट होती है? अधिकारी को सस्पेंड कर दिया, अधिकारी पे एफआईआर क्यों नहीं हुई? ये लापरवाही थोड़ी है, ये तो हत्या है। लापरवाही तब होती है कि जब कोई घटना हुई और हमें पता चला कि हाँ यहाँ ये कमी रह गई थी। 6 महीने से अगर वहां के बच्चे, वहां के कोच अगर लिखित में मुख्यमंत्री को दे रहे हैं कि ये ग्राउंड रिपेयर कराइए, ग्राउंड रिपेयर कराइए, अगर स्पोर्ट्स मिनिस्टर को लिखित में दिया जा रहा है कि ग्राउंड रिपेयर कराइए, यहाँ बहुत बुरी हालत है, उसके बावजूद अगर ये घटना होती है तो फिर ऐसी स्थिति में ये लापरवाही नहीं, फिर ये अपराध है, ये हत्या है। हत्या का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ उन अधिकारियों के खिलाफ? सस्पेंड कर दो, फिर 4 दिन इंक्वायरी करके फिर कहोगे कि नहीं कोई आरोप साबित नहीं हुआ, फिर वापस ले आओगे जॉब के अंदर। क्या ऐसे जिन्होंने हमारे नेशनल प्लेयर्स को, 2-2 प्लेयर्स की जिनकी वजह से जान चली गई, ऐसे अधिकारियों पे एफआईआर होके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती? उनको टर्मिनेट क्यों नहीं किया जा रहा? ये सारी चीजें बताते हैं कि सब जो हो रहा है सरकार की मर्जी से हो रहा है। अगर उनके खिलाफ होता ना, आज इनको नौकरी से बाहर निकाल देते हैं, अगर उनकी गलती होती तो। अफसरों से ज्यादा इन नेताओं की, सरकार की गलती है जो ये काम होने नहीं दे रहे। जब आपको मेडल ला के दे रहा है खिलाड़ी तो आप उसको सुविधाएं क्यों नहीं देते? ये इस चीज से नजर आता है कि देश का खेल बजट है ना 6,000 करोड़ के आसपास है। मैंने अभी बताया आपको कि 90% मेडल हरियाणा लेके आता है देश के लिए, लेकिन जो नेशनल बजट है 6,000 करोड़ का स्पोर्ट्स का, उसमें से हमें 88 करोड़ रुपए मिलता है। मतलब इससे कुछ शर्मनाक हो सकता है। और वो कहाँ जाता है? वो सारा स्पोर्ट्स बजट जाता है कि वो गुजरात में दे दिया, दूसरे स्टेट्स के अंदर दे दिया। तो क्या हरियाणा की हिस्सेदारी प्लेयर्स के हिसाब से, जो मेडल्स हम लाते हैं उसके हिसाब से, क्या सिर्फ 6,000 करोड़ में 88 करोड़ बनती है? जो जितने मेडल लाता है। और ये सरकार क्या है, सरकार जब मेडल ले आएगा ना कोई खिलाड़ी, उसके बाद कहेगी हम इनको 1 करोड़ दे देते हैं, हम इनको 2 करोड़ दे देते हैं। उसके बाद तो वो खिलाड़ी इतना पॉपुलर हो जाता है, उसके बाद तो उसके पास इतने लोग देने के लिए आ जाते हैं कि वो खुद ही, उसके पास पैसा बहुत आ जाता है, करोड़पति बन जाता है। जब वो स्ट्रगल कर रहा था उस वक्त में सरकार क्या कर रही है? उस वक्त में तो आप एक ग्राउंड नहीं दे पा रहे उनको, उस वक्त में तो आप एक बास्केटबॉल का पोल नहीं दे पा रहे उनको। वहां पे बच्चे अपना पैसा इकट्ठा करके बॉल लेके आते हैं बास्केटबॉल की। तो अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर आप प्रोवाइड करा रहे हो तो मुझे लगता है कि पूरे देश में ये एक हिला देने वाली घटना है। पूरे देश में सारे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच होनी चाहिए। आप दावा करते हो कि 2030 में हमें फिर से कॉमनवेल्थ गेम्स मिल रहे हैं, हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, और हम अपने बच्चों को खेलने का इंफ्रास्ट्रक्चर दे नहीं पा रहे। तो ये बहुत ज़बरदस्त फेलियर है सरकार का।
लोगों को तय करना पड़ेगा कि वो कहाँ तक बर्दाश्त करना चाहते हैं और कहाँ तक करेंगे। जी, आज मैं देख रहा हूँ अभी तक हरियाणा के सीएम तो नहीं आए, लेकिन पंजाब के सीएम आए हैं, खेल मंत्री वहाँ पे आए हैं, और आप देख ही रहे हो, तो परिवार से आप भी मिले हैं। परिवार क्या कुछ कह रहा था, क्या स्थिति है परिवार में? परिवार तो टूटा हुआ है, मतलब परिवार को तो ये समझ नहीं आ रहा, वो उनके साथ तो एक तरीके से उनके जले पे नमक छिड़कने की कोशिश की जा रही है। जिनका बच्चा चला जाए उसकी बात सुनने की बजाय, उसकी कंप्लेंट सुनने की बजाय, उस पर काम करने की बजाय आप ये कह रहे हो 5-5 लाख रुपए मुआवजा दे देंगे। वहाँ जितने परिवार के लोग और गाँव के लोग बैठे थे वो कह रहे थे 50 लाख रुपए हम दे देते हैं सरकार को, हमारा बच्चा वापस ला के दे दो। क्या इसकी कोई भरपाई सरकार कर सकती है जो कुछ हुआ है? आप एक नेशनल प्लेयर इस तरीके से, आपकी गलती से, सरकार की गलती से एक नेशनल प्लेयर की मौत हो रही है, आप उसके परिवार में रोजगार की बात नहीं कर सकते? आप उसको कम से कम मुआवजा भी दे रहे हो तो ऐसा मुआवजा दे दो उसको दर दर भटकना नहीं पड़े परिवार को। तो ऐसी स्थिति में मतलब मलहम लगाना वो होता है कि जहां परिवार को भी ये लगे कि नहीं देखो मेरे साथ सरकार खड़ी है अगर ऐसा कोई हादसा हुआ है तो। नमक छिड़कना वो होता है कि आप अपनी गलती की वजह से बच्चे की मौत हो जाए और उसके बाद आप ये कहो कि 5 लाख मुआवजा दे देंगे, तो ये अपमान करना भी है, ये उनके जख्म पे नमक छिड़कना है। परिवार बहुत दुखी था और परिवार के साथ साथ आसपास के लोग भी ये डिमांड कर रहे थे कि जिस गांव ने 45 नेशनल इंटरनेशनल बास्केटबॉल के प्लेयर दिए हों, अगर उस गांव में आप एक बास्केटबॉल का कोर्ट नहीं बना सकते अच्छा, अगर उस गांव में आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सकते अच्छा, तो लानत है ऐसी सरकार पे। पंजाब में आम आदमी पार्टी में यानी कि आपकी सरकार है, तो वहाँ पे क्या कुछ अलग फैसिलिटी है या नहीं, हरियाणा से? आज भगवंत मान जी जो आए इस प्लेयर के माता पिता से मिलने, इसके परिवार से मिलने, उसका कारण भी यही था कि हम पंजाब में इस वक्त स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम कर रहे हैं और वहाँ पे जो नशे में फंसे हुए थे बच्चे, उनको हम नशे से निकाल के स्पोर्ट्स के ग्राउंड तक लाना चाहते हैं। 3000 गांव के अंदर वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स बन रहे हैं, वहाँ पे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार है, कोचेस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं गांव-गांव के अंदर। हम ये देख रहे थे कि मेडल हरियाणा में इतने आते हैं, हरियाणा इतने मेडल ओलंपिक में लेके आता है, तो वहाँ के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में ये कैसे हो सकता है? मतलब हमें नहीं हजम हो रही थी ये बात, मान साहब को हजम नहीं हो रही थी ये बात। हम इसलिए आना चाहते थे, हम इसलिए देखना चाहते थे, तो इसलिए ग्राउंड में भी गए कि ये कैसे हो सकता है कि जहाँ से ओलंपियंस निकल रहे हैं, जहाँ इतने मेडल जो हरियाणा जीत रहा है, पंजाब और हरियाणा तो भाई तो हैं, बड़ा भाई छोटा भाई ही है, इकट्ठे ही होते थे पहले। तो ये थी मन में कसक कि यार हम स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, वहाँ पे अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं और युवाओं को स्टेडियम्स में ला रहे हैं। हरियाणा से इतने मेडल आते हैं तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पोल पे हाथ लगाएं और वो पोल गिर जाए? तो ये चीज़ हमको, ये क्यूरियोसिटी यहाँ पे खींच के लाई, इसलिए हम उस परिवार के दर्द में शामिल होने के लिए आए। और यहाँ जब आए तो हम ऑलमोस्ट शॉक्ड थे ये देख के कि हम वो पूरा देख के आए, वो पाइप जिस तरीके से है, वो हॉलो पाइप है, पूरी तरह से सड़ चुका है पाइप, लेकिन उसको कोई देखने वाला नहीं है। दूसरे पोल्स का भी यही हाल है उस स्टेडियम में। तो अभी वहाँ सारे बच्चों ने ये फैसला किया कि जब तक ये सुरक्षित नहीं हो जाता, यहाँ पे तो खेलने आना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना है ऐसी जगह पर, और उनको नेशनल खेलना है, उन बच्चों को इंटरनेशनल खेलना है, कहाँ प्रैक्टिस करें? तो ऐसी चीज़ें देख के बहुत दिल दुखता है, ऐसी क्योंकि चूंकि अब पब्लिक लाइफ में है, तो पब्लिक लाइफ में कोई इंसान इसीलिए होता है कि भाई खुद से बाहर निकल के लोगों की सेवा कर सके, समाज के लिए कुछ काम कर सके। ये चीज़ें देख के बहुत दिल दुखता है कि जिनको मौका दिया लोगों ने, जिनकी सरकार चुनी, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो कैसे धोखा दे रहे हैं लोगों को, ये देख के बहुत परेशान होता है। इसके साथ साथ हरियाणा के और बहुत सारे राजनीतिक मुद्दे हैं। 1 साल से ऊपर सरकार को हो गया है, और मेरे सामने जो एक शख्सियत बैठी है वो धनौरी गांव का छोरा है। तो आज उस हिसाब से ही बात करेंगे और एक नेताजी के हिसाब से ही बात करेंगे। नहीं बिल्कुल। अब तो कुछ बोलेंगे, 1 साल को आप कैसे देख रहे हैं सरकार के? नहीं देखो, मैं तो आपसे पूछ लेता हूँ, आप बता दो मुझे 1 साल की कोई उपलब्धि, अगर आप 2-3 बता दोगे तो मैं मान लूंगा कि बहुत अच्छी चल रही है सरकार। क्या इस 1 साल में, पिछले 5 साल में तो इन्होंने नौकरी दी नहीं जी, ठीक है, क्या इस 1 साल में हरियाणा की सरकार हरियाणा के युवाओं को नौकरी दे पाई? क्या पेपर कैंसिल होने बंद हो गए? क्या एग्जाम्स में अनियमितताएं बंद हो गई? क्या ये अब समय पे रिजल्ट निकाल देते हैं? क्या इनकी कोर्ट में इनकी नौकरियों के खिलाफ अर्जी लगना बंद हो गई? ये सारा कुछ वैसे का वैसे ही है, सारा कुछ वैसे का वैसे है। जो लोगों ने भरोसा किया, मतलब बहुत से लोग ये कहते थे कि हरियाणा में चेंज इस बार आने वाला है, हरियाणा में चेंज आने वाला है, लोगों ने फिर भी बीजेपी को चूज किया। कलेक्टिव मैंडेट लोगों का है, सर झुका के स्वीकार करना चाहिए उसको। लेकिन सरकार ने क्या किया?
आपको तीसरी बार मौका दिया हरियाणा के लोगों ने, लेकिन आपने क्या किया? हरियाणा के युवाओं के साथ वही धोखा जो मैं पहले सुनता था, भाई आज सुन रहा हूं कि रशिया में हमारे बच्चे युद्ध में फंसे हुए हैं, कोई चूं भी सरकार की तरफ से होती हो, कुछ भी आवाज उठती हो। तो मुझे लगता है कि फेलियर का एक साल है। एक इन्होंने वादा किया था महिलाओं से कि उनको 2100 रुपए देंगे। आप मुझे बता दो कि कितनी महिलाओं को 2100 रुपए इन्होंने दिए। अभी तक इन्होंने कहा कि 5 लाख महिलाओं को, मैंने पूरा कैलकुलेट किया था जो इन्होंने वो लगाए गाइडलाइंस दी उसके हिसाब से 1,40,00,000 के आसपास महिलाएं हैं हरियाणा के अंदर। 5 लाख महिलाओं को इन्होंने 2100 रुपए देने की घोषणा की। दी नहीं चवन्नी भी, एक चवन्नी किसी के अकाउंट में आई नहीं है। 5 लाख महिलाओं को देने की घोषणा की। फिर बोले अब 6 महीने में, पहली किस्त तो आई है एक। हाँ मतलब फिर कह रहे हैं अब 6 महीने में देंगे, अगली किस्त कह रहे हैं अगली किस्त 6 महीने में देंगे। क्यों भाई? और 1,35,00,000 महिलाएं, उनका क्या कसूर है? उनको क्यों नहीं दिया जाएगा? ये जो आपने सम्मान राशि की बात की थी, जो आपने योजना की बात की थी, तो ये सारी चीजें बताती हैं कि आपको कागज पे खाना पूर्ति करनी है। आपको ये करना है, हाँ हमने ये लागू कर दिया, हाँ हमने ये योजना ले आए, हाँ हमने ये काम कर दिया। ग्राउंड पे नहीं हो रहा कुछ भी। लोगों के लिए कोई सुविधाएं नहीं जुट रही। लोगों ने चुना तो इसलिए था कि मेरे घर में कुछ भला होगा, मेरी गली में कुछ भला होगा, मेरे शहर में कुछ भला होगा, मेरे गांव में कुछ अच्छा होगा। लेकिन अगर हमारे बच्चों का भविष्य नहीं बन रहा, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, अगर लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही, तो फिर ये सरकार पहले साल में पूरी तरह से फेल है। मैं बिल्कुल पूरे कन्विक्शन के साथ ये बात कह सकता हूं कि जितना इनके पिछले 10 साल बर्बाद गए थे, ये एक साल उससे ज्यादा बर्बाद है। एक साल के अंदर मामले भी कई हुए हैं। जैसे आपने पीछे देखा कि आईपीएस पूर्ण सिंह बड़ा मामला था और मनीषा हत्याकांड हुआ, तो बहुत सारे ऐसे मामले हुए हैं। विपक्ष कहाँ रहता है? और मैं खास कर बात करूंगा, आम आदमी पार्टी संघर्ष करती रहती है, लेकिन सड़कों पे आम आदमी पार्टी भी गायब है। वजह क्या है? कहाँ? नहीं देखिए, प्राइमरी जिम्मेदारी किसको दी? मतलब हम तो पब्लिक लाइफ में हैं, तो जब मौका मिलता है तो मुद्दे उठाते हैं, संघर्ष भी करते हैं। हरियाणा के अंदर सरकार बनाई बीजेपी की लोगों ने, प्राइमरी ऑपोजिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी? कांग्रेस को। तो पहला रिएक्शन, पहला मुद्दा, इसके भी तो, कांग्रेस के भी तो मुख्यमंत्री हैं दूसरे स्टेट्स के अंदर, इनके भी तो बड़े नेता हैं, वो नहीं आ सकते थे यहाँ पे? प्लेयर के यहाँ पे वो भी आ सकते थे। उनके दिल में कसक नहीं होती ना, उनके दिल में दर्द नहीं है। उनको लगता है कि ठीक है अपनी सी तो सरकार है, उनको बीजेपी की सरकार भी अपनी ही लगती है। अंदर खाने इनकी एक ही है, मतलब विपक्ष में बैठ के मुझे नहीं लगता कि इनको ऐसा लगता, एक ही है दोनों। मतलब आप मुझे बताओ ना कि कौन सा ऐसा मुद्दा पिछले एक साल के अंदर हुआ जिसमें आपको कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में नजर आई? सरकार की कौन सी ऐसी कमी थी जो कांग्रेस ने हरियाणा के लोगों के सामने उजागर की? एक भी अगर इशू बता दोगे ना कि इस इशू के ऊपर सड़क पे आके संघर्ष किया कांग्रेस पार्टी ने, तो मैं मान, तो सदमे में है ना। सरकार आनी थी कांग्रेस की, वो आई नहीं। अपने कर्मों से नहीं आई, कोई बाहर से थोड़ी इनको कांग्रेस की सरकार कोई छीन के ले गया, इनके अपने कर्मों से नहीं आई। और उसका कारण बहुत स्पष्ट है। मैं आपको, पहले हमको भी ये लगता था कि यार इकट्ठे होके और बीजेपी को हराया जा सकता है। मुझे लगता है कि आप ढेरों एग्जाम्पल ले लो, हरियाणा का एग्जाम्पल ले लो, बिहार का ले लो, महाराष्ट्र का ले लो, कांग्रेस सिर्फ हारती नहीं है, कांग्रेस बीजेपी के सामने किसी भी और पार्टी को खड़ा नहीं होने देती। कांग्रेस का यह काम है कि बीजेपी के सामने कोई भी दूसरी पार्टी भी विपक्ष बन के खड़ी ना हो पाए। यह जिम्मेदारी कांग्रेस को मिली हुई है और वो उसको बखूबी निभाते हैं। महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना को, एनसीपी को कांग्रेस ने बर्बाद किया। बिहार के अंदर तेजस्वी यादव को, आरजेडी को कांग्रेस ने बर्बाद किया। और हरियाणा के अंदर अगर कांग्रेस की सरकार नहीं आई या बीजेपी की को सरकार से नहीं हटा पाए, उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र हुड्डा। आप मेरे से इसके जितने सबूत चाहो, मैं आपको उतने सबूत कैमरा के ऊपर अभी गिनवा सकता हूं, जितने इंसिडेंट चाहो। पहला, सबसे पहला कि ये लीडर ऑफ अपोजिशन कब बना कांग्रेस पार्टी का हरियाणा के अंदर? 1 साल के बाद ही बना। कितने एमएलए इनके तो पूरे एमएलए आए हुए थे विपक्ष के जितने होने चाहिए। तो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा तभी तो सदन के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन की आवाज उठेगी। वो पार्टी का काम है ना, या हाँ वो पार्टी का काम है ना। तो लीडर ऑफ अपोजिशन इनका बना 1 साल के बाद। भूपेंद्र हुड्डा जी कहां रह रहे थे उस 1 साल के दौरान? चंडीगढ़ में किस घर में रहते थे? वो तो लीडर ऑफ अपोजिशन के घर में ही रह रहे थे ना, जो उनको पहले लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे मिला। 1 साल तक लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बना,
लेकिन बीजेपी ने भूपेंद्र हुड्डा जी को एलओपी के घर से बाहर नहीं निकाला, कभी नहीं कहा। आपने कभी मुद्दा चर्चा में सुना कि उनको निकाला जा रहा है, उनका सामान बाहर फेंका जा रहा है, भूपेंद्र हुड्डा जी विरोध कर रहे हैं कि मुझे मत निकालो, मैं एलओपी घोषणा कर देगी? कभी नहीं हुआ, चर्चा ही नहीं हुई। नोटिस तो आए हैं, 1.5 लाख जुर्माना लगाया जाएगा, फिर ज्यादा लगाया जाएगा, फिर ज्यादा लगाया जाएगा। कागजी कार्रवाई ना। दिल्ली के अंदर ही उदित राज जी, इनके एक पूर्व सांसद हैं, 6 महीने नहीं पकड़ने दिए, उनका सामान उठा के सड़क पे फेंक दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक दलित नेता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी सेटिंग नहीं हो बीजेपी के साथ, तो उनका सामान उठा के सड़क पे फेंक दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर हैं, उनको लीगल अधिकार है कि उनको घर सरकार की तरफ से दिल्ली के अंदर मिलेगा। हमें सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट से केस जीत चुके हैं, मकान अलॉट कर दिया है, लेकिन उसमें शिफ्ट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सरकार कह रही है अभी तो उसके टेंडर निकलेंगे, उसमें रिपेयर कराएंगे, फिर आप उसमें आओ। इसका मतलब सरकार जो चाहे वो हो सकता है, और सरकार चाहती थी कि भूपेंद्र हुड्डा जी एलओपी के उसी बंगले में रहें, भूपेंद्र हुड्डा जी एलओपी बने, उनकी सरकार का कोई विरोध ना हो, और अंत में कांग्रेस में वही हुआ। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की चाबी आज के दिन में जो उनकी लीडरशिप है, जो उनका पूरा मैकेनिज्म है, वो बीजेपी से घूमती है। आप इसको, मैं हरियाणा के लोगों से भी कहूंगा, आप इसको सोच के देख लो, इसको समझ के देख लो। 4 दिन बाद आप भी यही बात पे यकीन करोगे, जो मैं आज कह रहा हूं 4 दिन बाद लोग कहेंगे इस बात को। ये सच्चाई है। वरना आप हमें बता दो, राहुल गांधी जेल में क्यों नहीं है? राहुल गांधी के पास तो केस चल रहा है ना, वो और पुख्ता सबूत हैं। जो इनके जो न्यूज़पेपर वाला जो मामला है उसमें पुख्ता सबूत हैं, लेकिन राहुल गांधी जेल नहीं गए, कभी छापा भी नहीं पड़ा भाई इनके घर पे। भूपेंद्र हुड्डा जी जेल में क्यों नहीं है? वो रॉबर्ट वाड्रा जी के साथ इनका पूरा मामला, गुड़गांव का लैंड स्कैम जो है, सार्वजनिक तौर पे सबको पता है, कमेटियों के कमेंट्स हैं, कमेटियों के रिपोर्ट्स हैं, सबको पता है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जी के घर कभी छापा पड़ा? सीबीआई का, ईडी का, कभी जेल जाना पड़ा हो, जमानत लेके आए हो कोर्ट से, कभी ऐसा हुआ? लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता जेल चले जाते हैं, लेकिन किसी भी और पार्टी के नेताओं को जेल भेज देती है भारतीय जनता पार्टी। ये सारी बातें बताती हैं कि आपने एक रोल सेट कर रखा है, एक सेटिंग है अंदर खाने कि तुम हमारी सरकार बनवाते रहो, हम तुम्हें सुरक्षित रूप से विपक्ष के तौर पर जिंदा रखेंगे, और अपनी ये सेटिंग चलती रहेगी, और इस सेटिंग का खामियाजा हरियाणा के लोग भुगत रहे हैं। तो लोगों को क्यों नहीं बता पा रहे आप ये लोग, ये जो हो रहा है सारा कुछ? और कांग्रेस के बाद आपका नाम क्यों नहीं आ रहा कि आम आदमी पार्टी उभर रही है? लोग तय करते हैं और समय बताता है। मतलब मेरा ये बहुत स्ट्रांग ओपिनियन है कि समय के साथ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, और लोकतंत्र में कोई भी बात लंबे समय तक छुपी नहीं रहती। अगर आपकी इनकी सेटिंग है तो धीरे धीरे लोग इस बात को समझ रहे हैं। आप हरियाणा के किसी कोने में चले जाओ, आज इतनी बात तो लोग मानते हैं कि अगर हरियाणा में सरकार नहीं बदली तो भूपेंद्र हुड्डा की वजह से नहीं बदली। ये सारे लोग मानते हैं। सारे लोग, किसी कोने में चले जाओ, वो ये कहते हैं कि यार 2-4 सीट मांग रहे थे, अगर कोई दे देता तो सरकार बन जाती। बीजेपी जिससे सारे हरियाणा के लोग परेशान थे, वो हटाया जा सकता था उनको सरकार से। क्यों नहीं हुआ? सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा की वजह से नहीं हुआ। इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी बना के इन्होंने इस तरीके से इस सरकार को बदलने से रोका। मैं उसका भी आपको एक उदाहरण देता हूं। बहुत से लोग हमें ये कहते हैं कि जी गठबंधन आप लोगों ने नहीं किया। मैं आपके सामने सवाल रखता हूं, लोकसभा का चुनाव उससे पहले हुआ जी, गठबंधन था, हमें 1 सीट लोकसभा की मिली थी। उस 1 सीट के हिसाब से हमें 9 सीटें तो मिल जानी चाहिए थी विधानसभा के अंदर। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वही होना चाहिए था। बहुत ही क्लोज मार्जिन से ही वहां पे सीट रही थी लोकसभा की। जब विधानसभा चुनाव की चर्चा हुई तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, कोई हमें बीजेपी की सरकार बदलनी है, क्योंकि हरियाणा के लोग इससे परेशान हैं, क्योंकि इससे हरियाणा का नुकसान हो रहा है। हम उस पर नहीं अड़ते कि कितना नंबर किसका है। हमने कहा 7 सीटें दे दीजिए, चल जाएगा। इनकी लीडरशिप में भी बात हुई, बोला कि हाँ ठीक है 7 सीटें दी जा सकती हैं। फिर इन्होंने कहा कि नहीं हम मर्जी की 7 सीट तो नहीं देंगे आपको। मैंने कहा जी मत दीजिए, आप अपनी चॉइस की दे दीजिए, और 2-4 सीटें जो हैं हमारी चॉइस की दे दीजिए। फिर घटते घटते बात, जब किसी को कोई समझौता नहीं करना होता तो वो क्या कहता है? वो कहता है ऐसी बात कह दो कि जो हो ही नहीं सकती। तो घटते घटते इन्होंने कहा भाई 3 सीट आपको देंगे।
आम आदमी पार्टी की लीडरशिप इससे ज्यादा क्या ही सेक्रीफाइस कर सकती थी, मैं आपसे पूछता हूं। हमने हरियाणा के लिए इनको यह तक कहा कि हमें 3 सीटें स्वीकार है, और उसके बाद इन्होंने क्या किया? उसके बाद भी इन्होंने ना तो गठबंधन किया, और सिर्फ गठबंधन नहीं करते ना तो हमें समझ में आता कि ये पॉलिटिकल डिसीजन है, ये कांग्रेस नहीं करना चाह रही होगी, उनको लगता होगा वो अकेले सरकार में आ सकते हैं। नहीं, ये बीजेपी के इशारे पे गठबंधन नहीं हुआ। और बीजेपी के इशारे पे गठबंधन कैसे नहीं हुआ? अरविंद केजरीवाल जी को एक दिन पहले भी इन्होंने, जो नॉमिनेशन वापस लेने की लास्ट डेट है ना, वो 12 तारीख थी, अरविंद केजरीवाल जी को जमानत होने के बावजूद, सबको पता था जमानत मिल रही है, 11 तारीख को बाहर नहीं आने दिया, 12 तारीख को बाहर नहीं आने दिया, 13 तारीख को बाहर आने दिया कि कहीं बाहर आके पर्चे वापस करा के गठबंधन को फाइनल रूप नहीं देते किसी तरीके से। इस लेवल तक की भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस की सेटिंग बीजेपी के साथ थी कि तुम इधर से समझौता मत करना और उधर से हम केजरीवाल को बाहर नहीं आने देंगे। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन जब वापस लेने की तारीख आ गई, उसके अगले दिन बाहर आने दिया, जब कुछ हो नहीं सकता। यानी कि कांग्रेस ने धोखा दिया। कांग्रेस ने धोखा दिया, बीजेपी के कहने पे दिया। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहा हूं, और 4 दिन बाद सारा हरियाणा कहेगा, सबको पता चलेगा, ये कभी तो पता चलेगा, सबको पता चलेगा। बीजेपी के इशारे पे कांग्रेस ने हरियाणा में गठबंधन नहीं किया, भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में गठबंधन नहीं होने दिया, और सिर्फ यही वजह थी कि बीजेपी ने रिपीट किया, और कोई वजह नहीं है। कोई पसंद नहीं करता बीजेपी को, सिर्फ इन्होंने ये जो जितने गाने आप सुनते थे ना, हुड्डा आवेगा सरकार बनावेगा, ये बीजेपी ने कह रखा था इसको बजाने को। क्यों? ये गाने नहीं बजते सरकार आ गई थी। ये गाने नहीं बजते तो सरकार आ गई थी। इन गानों में ऐसा क्या था? आप बताओ इन गानों में ऐसा क्या था? जो बीजेपी की थीम है, जिस जातिवाद पे बीजेपी हरियाणा को बांटना चाहती है, जिस पे हरियाणा में दंगे कराए बीजेपी ने, उसी थीम को आगे बढ़ाने के लिए ये गाने बजवाए गए। उसी थीम को उन्हीं स्टेज से बजवाए गए, ताकि वो पार्टीशन बना रहे, वो डिवाइड बना रहे हरियाणा के अंदर। बीजेपी यही तो चाहती थी। जो बीजेपी चाहती है वही सब आप करते हो, वही सब हुड्डा साहब करते हैं। तो फिर ये क्यों नहीं कहा जाए कि मिले हुए हैं उनके साथ? आप एक कारण बता दो ऐसा जिससे आपको नजर आता हो कि उनसे लड़ रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा या कांग्रेस। कोई एक कारण। बिहार में इन्होंने क्या किया? बिहार में इन्होंने क्या किया? तेजस्वी यादव बेचारे, वो जो इनकी वोट चोरी वाली ये यात्रा लेके निकले राहुल गांधी, वहां पे वोट अधिकार यात्रा कुछ करके इन्होंने शुरू किया। चुनाव तो था तेजस्वी और नीतीश कुमार के बीच में, राहुल गांधी वहां पहुंच गए चुनाव से 2 महीने पहले, पूरा इक्वेशन ही चेंज कर दिया, चुनाव बना दिया राहुल गांधी वर्सेस मोदी। एक स्टेट का चुनाव है, तेजस्वी और नीतीश के बीच में चुनाव है, बिहार के लोगों को इनमें से एक को चुनना था। कुछ महीने पहले तक आप सबको माहौल नजर आ रहा था कि क्या होने वाला है बिहार के अंदर। अचानक राहुल गांधी आते हैं, राहुल गांधी वहां यात्रा निकालते हैं। तेजस्वी ने बेचारे ने यह भी कह लिया कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। पलट के पूरी यात्रा में राहुल गांधी से पलट के ये नहीं कहा गया कि हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इशारा था कि आखिरी मोमेंट तक ड्रैग करो, गठबंधन को बिल्कुल अंत तक लेके जाओ, लास्ट में फिर अपने पैरेलल कैंडिडेट फाइल कर दो, मैसेज गड़बड़ बना के रखो और चुनाव हरवा दो। तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ये साफ डील है। कांग्रेस का काम है बीजेपी को सत्ता में बनाए रखना, और बीजेपी रिटर्न में गांधी परिवार को और कांग्रेस नेताओं को जेल से बाहर रखती है। ये इनके बीच में साफ डील है। जब बिहार चुनाव चल रहा था तो राहुल गांधी हरियाणा पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने 25 लाख फर्जी वोटों के आरोप लगाए हैं, और कांग्रेस भी लगातार अभियान चला रही है वोट चोरी को लेकर। इसको आप कैसे? आपने प्रेशर कुकर हम सबके घर में है, आप देखते हो उसको। अगर प्रेशर कुकर की सीटी नहीं बजे तो क्या होगा? फटेगा, फट जाएगा प्रेशर कुकर। लोगों के अंदर जो गुस्सा है ना, वो प्रेशर कुकर की तरह लगातार बढ़ता रहता है बीजेपी सरकार के खिलाफ। राहुल गांधी प्रेशर कुकर की वो सीटी है। इनको ये काम दे रखा है कि आपको वो प्रेशर कम करना है, लोगों की नाराजगी कम करनी है। मैं इसके आपको कई उदाहरण दे देता हूं। इन्होंने, आपने वोट का जिक्र किया, मैं उसी का बता देता हूं। इन्होंने कहा ब्राजीलियन मॉडल की फोटो लगी हुई है, फर्जी वोट बना हुआ है। हरियाणा में मर गई क्या कांग्रेस पार्टी? उस वोट को जाके चेक नहीं कर सकते थे क्या बूथ पे? वही उदाहरण मिला इनको। हमने दिल्ली के अंदर जब इन्होंने वोट काटे हमारे, हमने 100 लोग लाके बिठा दिए थे अरविंद केजरीवाल जी ने, जिन्होंने खुद खड़े होकर ये कहा कि मुझे मुर्दा बता के मेरा वोट काट दिया, मैं जिंदा खड़ा हूं। और राहुल गांधी इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वोट चोरी पे,
ब्राजीलियन मॉडल की फोटो दिखाते हैं वहां पे। जब ग्राउंड पे जाते हैं तो पता चलता है भाई फोटो में गलती है, वोटर तो वहां पे थी। इतना कच्चा खेल। यानी आपने मुद्दा उठाया इतना बड़ा, सुबह मुद्दा उठाया और ऐसा मुद्दा उठाया जानबूझ के कि शाम तक उसकी हवा निकल जाएगी, ताकि लोगों को गुस्सा आए और शाम तक शांत हो जाए कि अरे यार ये तो कुछ नहीं था, ये तो फर्जी था मामला। नाम था हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम नाम था। और उदाहरण सुन लो, पाकिस्तान के साथ जब हमारा टकराव चल रहा था, बीजेपी की सरकार को थू थू कर रहे थे, पूरे देश में लोग थू थू कर रहे थे कि जब हमारी सेना जीत रही थी, जब हम पाकिस्तान को पीट रहे थे बुरी तरह से, इन्होंने पता नहीं किस दबाव में मोदी जी ने सीज फायर कर लिया पाकिस्तान के साथ। सारा देश ये सवाल पूछ रहा था कि जी सीज फायर क्यों कर लिया, सीज फायर क्यों कर लिया। सारा देश ये सवाल पूछ रहा था। हमने भी ये कहा कि भाई सारी विपक्षी पार्टियों को इकट्ठे होकर कहना चाहिए, एक लेटर लिख के देना चाहिए कि इससे देश का अपमान हुआ है, ये गलत किया आपने। ये आगे नहीं आए, ये कांग्रेस वाले आगे नहीं आए उस टाइम पे ये सवाल पूछने के लिए। इन्होंने सवाल क्या पूछा? इन्होंने सवाल पूछा कि हमारे कितने जहाज गिर गए। क्यों पूछा राहुल गांधी ने वो उस वक्त सवाल? सारा देश तो अच्छा खासा सवाल पूछ रहा था, बीजेपी से नाराज थे सब लोग, क्यों सीज फायर हुआ? प्रेशर कुकर की सीटी। राहुल गांधी को प्रेशर रिलीज करना था। इनको इंस्ट्रक्शन हुआ ये पूरा डाइवर्ट करो, ये मुद्दा तो खतरनाक है, लोग नाराज हो गए हमसे, इसको डाइवर्ट करो। तो राहुल गांधी आए, उन्होंने पूछा हमारे कितने जहाज गिर गए। क्यों भाई? कोई देश का आदमी नहीं पूछना चाहता था उस वक्त? देश के लोग तो ये पूछना चाहते थे तुमने क्यों सरेंडर किया, तुमने क्यों जाके सीज फायर कर लिया। तो सवालों को भटकाना, मुद्दों को भटकाना, हिंदू मुस्लिम करने के लिए जितनी बीजेपी जिम्मेदार है, ताली एक हाथ से नहीं बजती, उतनी कांग्रेस भी जिम्मेदार है। और कांग्रेस पार्टनर है बीजेपी की इन सारे खेल में। जिस खेल से बीजेपी जीतती है उसमें कांग्रेस उसकी पार्टनर है। हरियाणा में जातिवाद के खेल से बीजेपी जीती तो उस जातिवाद में बराबर की पार्टनर है कांग्रेस। देश भर में हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी जीती तो उस हिंदू मुस्लिम के खेल में बराबर की पार्टनर है कांग्रेस। इसलिए देश के अंदर बदलाव नहीं हो रहा। इतनी नाराजगी लोगों के अंदर, इतने गुस्से के बावजूद देश के अंदर बदलाव नहीं हो रहा। और लोग धीरे धीरे समझते हैं, स्लो समझ सकते हैं, लेकिन लोग समझते हैं इन चीजों को। जैसे जैसे समझते जाएंगे आप देखना इनका तो नामो निशान मिट जाएगा। विपक्ष छोड़ो आप, विपक्ष इनका नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा, क्योंकि लोगों में इस बात को लेके बहुत नाराजगी है। सरकार के खिलाफ आवाज उठाना ये विपक्ष का काम है, तुम्हें वो जिम्मेदारी दी है लोगों ने। अगर तुम वही नहीं कर सकते तो क्या करोगे? जी, कहते हैं हरियाणा में अभय चौटाला भी उभर रहा है, सुनने में आया होगा लोगों से, तो लग रहा है आपको? नहीं, लोगों की मर्जी है, लोकतंत्र है, किसी मर्जी को नेता बना दें। लेकिन अभय चौटाला कब से उभर रहे हैं? मतलब अभी तक उभरे ही नहीं, और कितना उभरेंगे? सारा हरियाणा तो लूट खाया, और कितना उभरेंगे बताओ? कैसे उभर रहे हैं और कैसे लोग इनको स्वीकार करेंगे? इन्होंने लोगों को पीटा है, इन्होंने लोगों को गालियां दी हैं, लातें मारी हैं। नेता कहलाने के लायक हैं ये? नेता का काम होता है कि लोगों को साथ लेके चलना, लोगों के मुद्दों के ऊपर बात करना। ये नेता कहलाने के लायक हैं? जब ये आईजी पूरण जी का जो दुखद घटना हुई, जब इनसे सवाल पूछा गया तो ये क्या कह रहे थे? क्या था इनका टोन? कि मर गया होगा। ये ऐसे इंसान नेता बन सकते हैं? जिनको लोगों की भावनाओं से ही कोई लेना देना नहीं, वो नेतृत्व क्या करेगा? नेतृत्व का काम होता है लोगों की आवाज उठाना, लोगों के मुद्दों के लिए लड़ना, लोगों से लड़ना नहीं, लोगों को मारना नहीं, लोगों को पीटना नहीं, लोगों को लूटना नहीं। तो ये तो आप भूल जाओ कि ये अब तो इनकी अगली 4 जनरेशन्स में भी अगर कोई आ जाए तो बता देना। इन्होंने जो चौधरी देवीलाल जी के नाम को खराब किया, इन्होंने जो चौधरी देवीलाल जी के नाम पे वोट लेके लोगों को लूटा, गद्दारी की, किसानों के वोट लेके तो ये सरकार बनाते हैं, ये पूरा परिवार, कोई से भाई की बात कर लो, किसानों के वोट लेके सरकार बनाते हैं, फिर किसानों को ही धोखा देते हैं, किसानों की पीठ में छुरा घोंपते हैं। ये किसके इशारे पे कुरुक्षेत्र चुनाव लड़ने गए थे? बीजेपी के इशारे। बीजेपी ने भेजा था। जीत सकते थे क्या वहां से? और उतने ही वोट काटे जितने से वो सीट हारी आम आदमी पार्टी, उतने ही वोट काट के गए। तो इसका मतलब ये बीजेपी के इशारे पे काम करते हैं। इनको सारे वो मौके मिलेंगे। इनकी सिक्योरिटी अभी तक भी पुख्ता, ऐसे ही पू पा सब चलता होगा। आप तो देखते होगे, मिलते होगे, बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड मिले हुए आप होंगे। लोगों की बात नहीं होती क्या? हैं? नहीं भाई, बात भी होगी तो मैं तो क्या, मुझे तो पता है कि कितनी सिक्योरिटी है उनके पास, उनसे क्या ही पूछना है। मैं ये कह रहा हूं कि वो सिक्योरिटी किस नाम पे मिली हुई है, बीजेपी की शय पे मिली हुई है कि नहीं मिली हुई है, इतना बता दें। आम आदमी को तो नहीं मिलती। जिन व्यापारियों को थ्रेट मिलता है गैंगस्टर से, उनको तो नहीं मिलती सिक्योरिटी।
किस हैसियत से मिली हुई है ये बता दें। पार्टी के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय सारी पार्टियों के सारे नेता हैं। मेरे साथ आपने कोई पुलिस का एक वो विद कांस्टेबल भी देखा हो तो बता दो, हमारे सीनियर लीडर्स के साथ आपने देखा हो तो बता दो। कोई पद पे अगर है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है तो समझ में आता है, विधायक भी नहीं, फिर भी पूरी सिक्योरिटी, क्योंकि बीजेपी को इनसे काम लेना है, इनको इस्तेमाल करना है, और जहां जब कहेंगे ये इस्तेमाल हो जाएंगे। जी। तो गुजरात में और हरियाणा में ज्यादा फर्क नहीं बचा। गुजरात में बीजेपी क्या करती थी, यही तो कर रखा था, सारा विपक्ष मैनेज था। हरियाणा में बीजेपी क्या कर रही है कि चौटाला परिवार मैनेज, कांग्रेस में जो परिवार चला रहा है वो परिवार मैनेज। तो फिर लोग करते रहे गुस्सा, लोग होते रहे नाराज, क्या कर लेंगे आम आदमी लोग? के पास ऑफर नहीं आया क्या नहीं, आम आदमी मैनेज होने का? नहीं, हमें ये अगर हम मैनेज हो जाते तो हमें जेल थोड़ी जाना पड़ता हमारे नेताओं को। अगर हम मैनेज हो जाते, कोई तो देखो ये सृष्टि का नियम है कि जब कोई भी कंस पैदा होगा तो श्री कृष्ण भी आएगा, जब कहीं भी अधर्म होगा तो धर्म की लड़ाई लड़ने वाला भी कोई व्यक्ति कहीं तो पैदा होगा। तो ये तो सृष्टि का नियम है, वैक्यूम नहीं रहता, कभी भी खाली नहीं रहता, समय का फेर है, बस समय बदलेगा, समय सब चीजों का बदलता है। लोग एक ऑप्शन तो तलाशते ही हैं कि कौन इनसे मुकाबला कर सकता है, तो समय का खेल है। लोगों को जब समझ में आएगी, लोकतंत्र में लोगों से सब कुछ चलता है, मेरा बहुत स्ट्रांगली ये मानना है कि लोकतंत्र में लोगों का निर्णय सर माथे पे, जो वो जब समझ में आएगी तभी अच्छा। दिल्ली में हम देख रहे थे यमुना सफाई को लेकर राजनीति बड़ी चल रही थी और छठ पूजा थी, तो दो चीज़ें देख वहाँ पे ना आम आदमी पार्टी बड़ी एक्टिव है, मतलब जो आप बात कर रहे हो वहाँ पे दिखाया कि असलियत ये चीज़ें हैं। तो हरियाणा में वो चीज़ आम आदमी पार्टी क्यों नहीं कर पा रही? मैं यही कह रहा हूं आपको कि लोगों ने दिल्ली में हमें विपक्ष की भूमिका दी तो हम निभा रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ दिल्ली में हमें विपक्ष की भूमिका दी लोगों ने, हम निभा रहे हैं। एक पैर इधर से उधर नहीं रख सकती बीजेपी वहां पे, एक छोटी गलती भी करेगी तो हम डंडा लेके खड़े हैं वहां पे। हरियाणा में यह भूमिका कांग्रेस पार्टी को मिली है, लोगों ने कांग्रेस पार्टी को यह भूमिका दी है। आप भूपेंद्र हुड्डा से जाके ये सवाल पूछो कि वो क्यों नहीं करते ये काम, वो सड़क पे क्यों नहीं आते, वो संघर्ष क्यों नहीं करते, वो सवाल क्यों नहीं उठाते। वो इसलिए सवाल नहीं उठाते क्योंकि वो मैनेज हैं, और यही लोगों को समझना है। देर समझो सवेर समझो, लोगों को यह समझना है कि विपक्ष की भूमिका वो होती है जो हम दिल्ली में कर रहे हैं। 1 साल का समय हुआ है दिल्ली के चुनाव, वो भी नहीं हुआ अभी, 1 साल भी नहीं हुआ। आप आज चुनाव करा लो दिल्ली के अंदर, कोई एक सीट होगी जो बीजेपी को चली जाए, कोई एक गलती से, सारी सीटों पे आम आदमी पार्टी जीतेगी, क्योंकि हमने हर उस मुद्दे पे उनको एक्सपोज किया है। जो ये वादा करते थे इन्होंने झूठ बोला, जो वादा करते थे झूठ बोला, हर मुद्दे पे एक्सपोज किया है। कोई पोल्यूशन कम करने की बात तो दूर है, ये पोल्यूशन के मीटरों पे वो पानी छिड़कवाते रहते हैं वहां पे कि पोल्यूशन नजर ना आए। अरे नजर आने, आपने उसके खत्म करने के लिए क्या किया, उसको कम करने के लिए क्या किया पोल्यूशन को? यमुना जी में जब छठ थी तो पीछे से पानी छुड़वा दिया, वो स्प्रे मार दिया, झाग मिटा दिया। आज जाके देख लो यमुना जी को क्या हालत है। तो हर उस मुद्दे पे विपक्ष के नाते हम बीजेपी को एक्सपोज करते हैं जिस पे उन्होंने लोगों से झूठ बोला। हरियाणा में भी बीजेपी ने 100 झूठ बोले, बीजेपी लोगों के साथ धोखा कर रही है, लेकिन हरियाणा का जो विपक्ष है वो उनके साथ मिला हुआ है। भूपेंद्र हुड्डा जी कभी वो सवाल नहीं उठाएंगे जो लोगों के सवाल हैं। उनके तो ठीक चल रहा है, एलओपी के नाते मंत्री वाला स्टेटस मिला हुआ है, घर बढ़िया बंगला मिला हुआ है, राजनीति ठीक चल रही है, उनको क्या दिक्कत है? उनका बच्चा थोड़ी बास्केटबॉल के कोर्ट में मारा जाता है, उनके बच्चे को थोड़ी सड़क पे भटकना पड़ता है, उनके बच्चे को थोड़ी नौकरी की चिंता है, तो उनका तो ठीक चल रहा है। तो यही सेटिंग जब तक हरियाणा से नहीं हटेगी तब तक हरियाणा में बीजेपी को आप कैसे बदलोगे मुझे बता दो। कलायत के लोग आपको याद कर रहे हैं, कब आओगे? मैं तो आता रहता हूँ, मैं तो जाता रहता हूँ। मैं कई बार कलायत में जो हमारे वर्कर्स हैं उनके यहाँ पे आना जाना वो तो सामान्य तौर पे, लेकिन पॉलिटिकली आप अगर मुझसे ये उम्मीद करेंगे कि पॉलिटिकली वहाँ पे एक्टिव होकर और मैं विपक्ष की भूमिका निभाऊं, तो मेरा फिर पहला सवाल यही होगा कि आपने वहाँ से विधायक चुन के किसको भेजा? पहली जिम्मेदारी तो उसकी है ना। मैं तो जो सामाजिक मेरी जिम्मेदारी है मैं निभाता रहूँगा, मैं लोगों के बीच में रहूँगा, मैं आता जाता रहूँगा, मैं उनके सवालों पर भी हमेशा बोलता रहूँगा। लेकिन आपने जिसको चुन के भेजा, आपके सामने सारे ऑप्शन थे, कलायत के लोगों के सामने सारे ऑप्शन थे, हम भी खड़े थे, हमने भी कहा कि हम एक ऑप्शन है। कलायत के लोगों ने कहा कि नहीं भाई अभी आपका समय नहीं है, हम इसको चुनते हैं। तो जिसको चुना था कहाँ है विधायक जी? क्यों नहीं बोलते? कलायत के मुद्दे क्यों नहीं उठाते? विधानसभा में कोई एक बार भी नाम आया कलायत का? हम लोगों के बीच यही सवाल लेके गए थे कि विधानसभा में आपका जब तक आपकी असेंबली का नाम नहीं गूंजेगा तब तक यहाँ के मुद्दों का समाधान नहीं होगा।
आपने विधायक चुना, वो विधायक आपका काम करता ही नहीं, वो तो हुड्डा साहब के सामने घुटने टेक के खड़ा है और हुड्डा साहब बीजेपी के सामने घुटने टेक के खड़े हैं, तो फिर काम कैसे होगा? तो इसलिए ये सब सोचने का विषय लोगों के लिए भी है। लोकतंत्र में लोग सबसे ऊपर हैं, जनता सबसे ऊपर है। जब तक वो इन मुद्दों के ऊपर विचार नहीं करेंगे तब तक बदलाव नहीं होता, और जब तक बदलाव नहीं होता तब तक यही त्रासदी, इसी तरीके की सरकार, इसी तरीके के लोग आपको झेलने पड़ेंगे जिनको आपके बच्चों की जिंदगी की फिक्र नहीं है। तो बीजेपी के लिए फिर अच्छा विपक्ष मान के चले? सेटिंग है पूरी। विपक्ष क्या है? बीजेपी की तो सेटिंग है कांग्रेस के साथ, तो विपक्ष तो है ही नहीं हरियाणा में। विपक्ष के नाम पे अगर कोई मुद्दा सीरियसली अगर कभी उठाना पड़ता है तो आम आदमी पार्टी कोई ऐसा मुद्दा छेड़ देती है। अब ये बास्केटबॉल प्लेयर्स का, खिलाड़ियों का मुद्दा, हमने इसको पिक कर दिया तो ये चर्चा में आएगा, हो सकता है कुछ समाधान भी हो जाए, हो सकता है कोई इंक्वायरी हो जाए इसके ऊपर, वरना कांग्रेस को क्या फर्क पड़ रहा था? आईजी पूरन जी का मामला हुआ, क्या कांग्रेस की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि वो आके दो ऑफिसर्स आत्महत्या कर लेते हैं? क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं थी कि वो सरकार पे ये दबाव बनाए कि जांच तो करो, जांच तो करो कैसे हुई? दो आत्महत्याएं, लोगों के गले नहीं उतर रहा। लोग सड़क पे चलते, किसी से बात कर लो, लोग कहते हैं कि यार पता तो करना चाहिए इसके पीछे है क्या। राहुल गांधी आए थे वहां पे, तो क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद क्या हुआ? उस मुद्दे को कहां लेके गया? विधानसभा में चर्चा हुई कि नहीं हुई उसके ऊपर? लीडर ऑफ अपोजिशन क्यों चुप है उस बात के ऊपर? क्यों नहीं बोलते? वो किसी जाति के नेता हैं लीडर ऑफ अपोजिशन? वो पूरे हरियाणा के विपक्ष के नेता नहीं है? अब तो जिम्मेदारी भी दे दी लीडर ऑफ अपोजिशन की, तो किसी जाति विशेष का सवाल उठाओगे आप पूरे हरियाणा की सभी जातियों का सवाल नहीं उठाओगे? तो मैं तो आज दोनों के लिए सवाल पूछ रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि आईजी पूरन और जो दूसरे ऑफिसर यहां पे अपने रोहतक के यहां जो मौत हुई, दोनों की जांच होनी चाहिए ना, कि कैसे हुई, क्यों हुई, उसके पीछे क्या था, क्या षड्यंत्र चल रहा था, क्या उसके पीछे की कहानी है? किसी को पता है? किसी को नहीं पता। इतने अखबारों में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आती रहती हैं कि दोनों के सुसाइड नोट दोनों ने लिखे, सेम तरीके से लिखे, सेम बातें लिखी, ऊपर दोनों के लिखा था फाइनल नोट, दोनों ने गोली मार के सुसाइड किया। चश्मदीद बताओ आप किस केस में कौन चश्मदीद मिला? क्या घटना थी, क्या दबाव था उनके ऊपर, किन चीजों को लेके क्या षड्यंत्र चल रहा था? कोई जांच होके कुछ सामने आएगा, कभी पता चलेगा हमें इसके बारे में। परिवारों को आपने फिर वो उसी जातीय दलदल में धकेलना चाहती थी बीजेपी, फिर उस डिवाइड पैदा करना चाहती थी। लोग अब धीरे धीरे समझदार हो रहे हैं, लोगों को समझ में आती हैं ये चीजें, लेकिन इनकी जांच तब तक नहीं होगी जब तक विपक्ष दबाव नहीं बनाएगा। जी, बीजेपी चर्चा में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार भी लगाई है एक मामले में। करनाल उनका ऑफिस बन रहा है, तो जो सड़क थी 40 पेड़ कटवा दी, सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे जाड़ लगाई है, उस पर क्या कुछ? जब सैया भय कोतवाल तो डर काएगा। तो बीजेपी तो पूरे देश में जो ये दफ्तर बना रहे हैं 5 स्टार, इनकी जांच करा लीजिए तो पता चल जाएगा कि ये पैसा कहाँ से आया। नोटबंदी में सारे देश के लोगों के पैसे बर्बाद हो गए। नोटबंदी में सारे देश के लोगों को लगा कि वो लुट गए, उनका पैसा चला गया। सिर्फ एक बीजेपी थी जो अमीर हो गई नोटबंदी में। नोटबंदी के बाद से इनके धड़ाधड़ पूरे देश के अंदर 5 स्टार होटल जैसे होता है ना, वैसे इनके सबके दफ्तर बन गए हर जिले में। हर जिले में कहां से आ गया अचानक से ऐसा पैसा? पूरे देश के लोगों का पैसा लूट के अपने दफ्तर बना रहे हैं। ऐसे अस्पताल बना दो, रोहतक में, कैथल में, जींद में, जैसे इनके दफ्तर हैं ऐसे अस्पताल बना दो, ऐसे स्कूल बना दो। वो नहीं बनाए जाते। स्कूल तो बंद कर देंगे, अपने दफ्तर 5 स्टार बना लेंगे। तो ये सारी चीज़ क्या बताती है? ये सारी चीज़ ये बताती है कि आपकी नीयत नहीं है। आपकी नीयत है पैसा कमाओ, चुनाव में पैसा लुटाओ, किसी तरीके से जीत जाओ और फिर सरकार चलाओ। उसी पैसे से ये विपक्ष को खरीदते हैं, उसी पैसे से ये वोट खरीदने की कोशिश करते हैं, उसी पैसे से ये अपना पूरा षड्यंत्र चलाते हैं, पूरा नेटवर्क चलाते हैं। कांग्रेस जो एक यात्रा निकाल रही है, एक अभियान कांग्रेस ने छेड़ा हुआ है, उसको लेकर क्या कुछ कमेंट है आपका? हर जिले में जो कांग्रेस वोट चोरी को लेकर चल रही है, मुद्दा तो समझाओ लोगों को, मुद्दा तो समझाओ। 4 कुर्सी कहीं पे रख के कहीं पे 40 लोग इकट्ठे हो गए तो उससे कोई अभियान चल जाएगा?
आपने जिस अपने नेता को, राहुल गांधी को, मुद्दा समझाने की जिम्मेदारी दी है, वो समझा ही नहीं पा रहा या वो समझाना नहीं चाहता। दोनों में से एक बात तो है। आप प्रेशर कुकर की हवा निकालने का काम कर रहे हो, जो एक जायज मुद्दा है पूरे देश में, जिसका 16 BLOs ने सुसाइड कर लिया। उनके ऊपर इतना दबाव है कि ये वोट काटो, ये मत काटो, ये वोट बनाओ, ये मत बनाओ। 16 BLO ने सुसाइड कर लिया देश के अंदर, वो मुद्दा। लेकिन कांग्रेस पार्टी उस मुद्दे को, राहुल गांधी उस मुद्दे को कभी ग्राउंड के ऊपर फैक्ट्स के साथ नहीं लेके आएंगे। जब लेके आएंगे तो कच्चे फैक्ट के साथ लेके आएंगे, जो शाम तक एक्सपोज हो जाएं और कहानी ऐसे ही चलती रहे। जिस दिन ऐसे पुख्ता सबूत आप सामने रख दोगे, हैं ऐसे सबूत, ऐसा नहीं है कि ऐसे सबूत नहीं है, हैं ऐसे सबूत, फिर आप लोग रख दो। हम तो रख ही रहे हैं। दिल्ली के अंदर, दिल्ली के चुनाव पे आप कहीं भी चर्चा होती है, आपको ये लोग कहते नहीं मिलते, यार दिल्ली में गड़बड़ करके जीत गए, दिल्ली में गड़बड़ करके जीत गए। हर जगह पे लोग आज ये बात कर रहे हैं, और इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को ये बात समझा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1.5 लाख वोट थे, 50,000 वोट काट के चुनाव जीते हैं ये। तो जब 1/3 कॉन्स्टिट्यूएंसी काट दोगे तो फिर चुनाव क्यों करा रहे हो? अगर ऐसे ही चुनाव जीतना है तो चुनाव क्यों करा रहे हो? ये दिल्ली के अंदर जब इन्होंने वोट काटे तो हमने उसको बड़ा ब्रांड नहीं किया, वोट चोरी, लोकतंत्र चोरी, ऐसा ब्रांड नहीं किया। हमने ये कहा ये वोट काट के चुनाव जीत रहे हैं, और हमने सामने 100 लोग बिठाए कि ये देखो ये लोग हैं, इनके वोट काट दिए इन्होंने। और लोगों को समझ में आया, लोगों में उस बात की नाराजगी है। दिल्ली के बारे में हर आदमी अब ये बात कर रहा है कि ये दिल्ली में धोखे से जीते हैं, ये दिल्ली में धोखे से जीते हैं। और इसीलिए शायद जो मुख्यमंत्री बनी दिल्ली की, वो कभी मुख्यमंत्री की क्रेडिबिलिटी उनकी बनी नहीं पाएगी, कभी नहीं बन पाई। लोग मानेंगे नहीं उनको मुख्यमंत्री। आपने सिस्टम हाईजैक करके आपने वो पद हासिल कर लिया, लेकिन क्या दिल्ली के लोग रेखा गुप्ता जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री मानते हैं? आप दिल्ली में सर्वे कर लो जाके। कोई कहेगा यार नहीं यार, सीएम के लायक तो नहीं है, पता नहीं कैसे बन गए, नहीं यार नहीं, सीएम जैसे तो नहीं है। इसका मतलब यह है कि लोगों ने स्वीकार नहीं किया उस चुनाव को। आप जबरदस्ती उस पद पे बैठे हो, लेकिन लोग नहीं मानते कि दिल्ली के चुनाव फेयर हुए थे। तो ऐसा आपको हरियाणा के अंदर नजर आता है क्या? ऐसा आपको महाराष्ट्र के अंदर नजर आता है क्या? ऐसा आपको बिहार के अंदर नजर आता है क्या? क्योंकि कांग्रेस उस मुद्दे को समझाना नहीं चाहती, लोगों के बीच पुख्ता सबूत के साथ जाना नहीं चाहती। बीजेपी के साथ सेटिंग है। तो फिर बीजेपी को रोकना तो असंभव हो गया। अब पंजाब में क्या रहेगा? असंभव कुछ नहीं होता है, समय होता है हर चीज का। कांग्रेस को लोगों ने मौका दिया, बार बार मौका दिया, और जब बीजेपी को रिप्लेस करना था तो मुख्य विपक्षी दल के तौर पे भी उनको अलग अलग स्टेट्स में, नेशनल लेवल पे लोगों ने बार बार मौका दिया है। 3 मौके तो दिए कि अब बदल लो, अब बदल लो, अब बदल लो। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि लोग उनको वोट देते ही रहेंगे अगर वो नहीं बदलेंगे तो। ऐसा थोड़ी है कि उनके नाम लिख रखा है कुछ कि अगर बीजेपी को नहीं जाएगा तो कांग्रेस को ही वोट जाएगा। समय आएगा, उस चीज का भी समय आएगा। लोग समझ रहे हैं अब धीरे धीरे कि बीजेपी को वोट दे लो चाहे कांग्रेस को दे लो, होना वही है, बीजेपी की सरकार। तो अब धीरे धीरे लोग ये बात समझ रहे हैं। गुजरात में लोग समझ नहीं रहे क्या? गुजरात में इस वक्त आंधी चल रही है। गुजरात में इस वक्त इतना बड़ा बदलाव, क्यों सारी कैबिनेट बदलनी पड़ गई बीजेपी को? पूरी की पूरी कैबिनेट क्यों बदलनी पड़ गई बीजेपी को? बाई इलेक्शन में जहां सरकार का रुतबा होता है, मोदी के घर में, उसके गढ़ में, इतनी मजबूत सरकार में बाई इलेक्शन में 17,000 वोट से आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार जीता। और तब से गले में मतलब आफत बन के फंसी हुई है आम आदमी पार्टी वहां बीजेपी के। परेशान है बीजेपी। वो मुद्दे हम वहां पे छेड़ रहे हैं जो लोगों के मुद्दे हैं, जो वहां के किसानों के मुद्दे हैं, जो वहां के समाज के मुद्दे हैं, जो वहां के आदिवासियों के मुद्दे हैं। और हजारों हजार लाखों की तादाद में लोग जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से। रोजाना हजारों ज्वाइनिंग हो रही है गुजरात के अंदर, रोजाना। तो इसका मतलब यह है कि समय आता है हर चीज का। आएगा वो समय, हरियाणा में भी आएगा, आप देख लीजिएगा। लोगों को जब ये धीरे धीरे बात समझ आ रही है कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही बात है, तो वो आएगा समय जब वो तीसरे व्यक्ति के ऊपर भी भरोसा करेंगे। ऐसे लोगों के ऊपर भरोसा करेंगे जो बीजेपी से आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, मैं पंजाब पे बात कर रहा था। जैसे एक माहौल बीजेपी क्रिएट कर रही है, तो लग रहा है कुछ वहाँ पे भी कुछ कर सकती है। मुझे लगता है वहाँ कोई एंट्री भारतीय जनता पार्टी की होगी, क्योंकि बड़ा भाई होने के नाते समझ लो कि इस मामले में पंजाब हरियाणा से ज़्यादा एडवांस है। वहाँ हम जाति के नाम पे वहाँ लोग इतना ज़्यादा नहीं बंटते हैं। वहाँ पे जाति आधारित चुनाव नहीं होता है।
वहाँ पे पंजाबियत के नाम पे चुनाव होता है, वहाँ पे मुद्दों के आधार पे चुनाव होता है। और जिस तरीके से भगवंत मान जी ने 3.5 साल के अंदर जो बेसिक काम वहाँ करके दिखाए हैं, वो लोगों को लगता है कि पहले की अकाली सरकारें रही, वहाँ कांग्रेस की सरकारें रही, ये सारे तो इधर इन सब के मेलजोल होते थे, इधर उधर अकाली इधर चौटाला, एक ही बात थी, एक ही बात थी, मतलब एक ही परिवार कह लो आप। वो तो इन्होंने जब हरियाणा पंजाब डिवाइड हो रहे थे, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जब हरियाणा पंजाब डिवाइड हो रहा था तो इन्होंने आपस में बात करके ये कहा, वो चौटाला गांव के इधर से घुमा दिया हरियाणा को कि तुम उधर की राजनीति संभालो, हम इधर की संभालते हैं, दोनों राज करेंगे। तो ये इस लेवल तक ये लोग वो करते थे। और दोनों का नेचर, दोनों का बिहेवियर, दोनों का काम करने का तरीका, वही गुंडों के साथ सरकार चलाना, वही पैसा बटोरना, वही लूटना, वही तौर तरीके हैं दोनों तरफ। और वही हाल जैसे यहाँ जैसे कांग्रेस का हाल है, वही हाल कांग्रेस का पंजाब के अंदर भी है। वहाँ पे भी डिवाइडेड हाउस है, वहाँ पे भी इनके 4 नेता हैं, चारों आपस में लड़ते रहते हैं, चारों को मुख्यमंत्री बनना है, लोगों का काम नहीं करना है। वहाँ पे भी इनका ऐसे ही है, वहाँ पे भी बीजेपी के साथ सेटिंग है। आपके लिए तो फिर फायदेमंद है। नहीं, बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि लोगों को वहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव मिला हुआ है। और इस मामले में मुझे लगता है कि हरियाणा के लोगों को देखना चाहिए पंजाब की तरफ। हरियाणा और पंजाब जो है, इतिहास में अगर आप झांक के देखो तो सबसे क्रांतिकारी अगर कोई धरती रही है जहाँ से क्रांति पैदा होती है तो वो हरियाणा और पंजाब की रही है। हम लोगों के बागी तेवर होते हैं हरियाणा के लोगों के, मतलब पंजाब के लोगों के भी ऐसे ही कि अगर कोई मजबूत आदमी अगर किसी कमज़ोर को पीट रहा है तो हरियाणा और पंजाब के आदमी के बारे में कहा जाता है कि वो उस कमज़ोर के साथ खड़ा हो जाएगा, जानता भी ना हो जाए। वो कहेगा भाई तू इसको कैसे मार रहा है, मतलब उसकी कोई लड़ाई नहीं है, उसका कोई झगड़ा नहीं है। तो हमारे नेचर में, हमारे बिहेवियर में है कि हम अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके साथ टकरा जाते हैं। तो ये नेचर और बिहेवियर, मैं फिर कहता हूँ कि हमें अपने बड़े भाई की तरफ देखना चाहिए, पंजाब की तरफ। वहाँ के लोगों से ये बात सीखनी चाहिए कि वहाँ जाति आधारित पॉलिटिक्स नहीं करते वो लोग। वहाँ जात के आधार पे आपके वोट को डिवाइड करके कोई पार्टी आपको गुमराह नहीं कर सकती। तो जब आप जाति आधारित पॉलिटिक्स नहीं करते हो, जब आप धर्म आधारित पॉलिटिक्स नहीं करते हो, अपने आप फिर 90% चीज़ें मुद्दों पे आ जाती हैं। मुद्दे जिसके बेहतर होंगे फिर वो अपने आप वो सामने चुन के आ जाता है। तो कम से कम हरियाणा में लोगों को ये सीखने की तो ज़रूरत है कि जैसे अंग्रेज़ों ने डिवाइड किया और राज करते रहे, हरियाणा में बीजेपी वही कर रही है। मुझे नहीं पता कितने दिन में समझ आएगी, मुझे नहीं पता कितने सालों में समझ आएगी, लेकिन हरियाणा के लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर जाति के आधार पे हम लोग बंटते रहेंगे तो फिर ये मुद्दे कभी सुलझने नहीं है, बीजेपी इसी तरीके से राज करती रहेगी। तो वो तो समझना पड़ेगा लोगों को कि जाति के आधार पे लड़ना छोड़ना पड़ेगा। सब लोग एक जैसे हैं, सब लोग हरियाणा के हैं, सब हरियाणवी हैं और सबका हरियाणा से सरोकार है। तो जिस दिन ये भावना, जिस दिन ये सोच लोगों के दिमाग में आ जाएगी, यार हरियाणा के लिए कौन अच्छा कर रहा है, उस दिन बदल जाएगी बीजेपी की सरकार। बीजेपी के विधायक हैं दादा गौतम हैं सफेदों से, उनका एक बयान काफ़ी वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो एचकेरन की भर्तियां हैं वो तो हमें दे दो ताकि हम अपने कार्यकर्ताओं को लगा सकें इसमें। तो इस पे बवाल हुआ है। मैं मतलब सोच बताता है ये कि किस तरीके की मानसिकता के साथ लोग इस वक्त सरकार में हैं। मैं तो दादा गौतम को इतना ही कहूँगा कि कहाँ लेके जाओगे, मतलब इससे इतना पैसा कमा भी लोगे तो कहाँ लेके जाओगे दादा गौतम। उम्र हो रही है आपकी, आपको आशीर्वाद देना चाहिए इस वक्त, लोगों को, हरियाणा के लोगों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। और ऐसे वक्त में आप अपना हिस्सा बांट रहे हो कि इसमें नौकरी में हमारा हिस्सा हो जाए, इसमें हम कमाई कर लें, HKRN हमको दे दो, उससे हम अपने लोग लगा लें। ये जो मानसिकता है ये पीछे लेके जाती है। मैं आपको उदाहरण के साथ बता रहा हूँ और लोगों से भी कह रहा हूँ कि आप इसको सोच के देखना और वेरीफाई करना। मैं कह रहा हूँ इसलिए मत मानना, वेरीफाई करना। 60,000 नौकरी पंजाब के अंदर 3.5 साल में दे चुके हैं हम लोग, आम आदमी पार्टी की सरकार है। एक सिंगल कोर्ट केस नहीं चल रहा, एक भी केस, एक भी पेपर कैंसिल नहीं हुआ अभी तक, एक भी भर्ती कैंसिल नहीं हुई अभी तक। सारी परमानेंट जॉब है, प्रॉपर एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, जॉब्स मिलती हैं। सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक भी जॉब के अंदर भ्रष्टाचार नहीं है। अगर मैं कल को ये कह दूं ना वहां पे कि यार मेरे ये 5 लोग लगा लो, और फिर 5 मेरे लगेंगे तो 5 फिर किसी और के भी लगेंगे, 5 किसी और के भी लगेंगे, पूरी भर्ती गड़बड़ होगी, फिर वो कोर्ट जाएगी, कोर्ट में चैलेंज होगी और वो भर्ती रुक जाएगी, हजारों बच्चे इंतजार करते रहेंगे। पंजाब में 60,000 नौकरी दी है। मैं चैलेंज करता हूं हरियाणा के किसी भी व्यक्ति को, किसी राजनेता को, एक भी भर्ती का कोई कोर्ट केस, एक भी भर्ती के ऊपर कोई सवाल, एक भर्ती में कोई भ्रष्टाचार आप कहीं भी साबित करके दिखा दो। यही फर्क है। यहाँ के विधायक कह रहे हैं कि हमको इसमें हिस्सा दे दो नौकरियों में,
और वहाँ की सरकार कह रही है कि जनता का हिस्सा है, जो युवा सक्षम है, जो अच्छा पढ़ लिख के तैयारी करके आया है, वो नौकरी करे। पंजाब के लोग अब कनाडा से वापस आ रहे हैं, वहाँ का यूथ अब पंजाब में रुक रहा है, और हमारे हरियाणा के युवा जो हैं वो डंकी मार मार के विदेश जा रहे हैं। यही फ़र्क है, इसीलिए क्योंकि उनके लिए यहाँ मौके नहीं है, पंजाब के युवाओं को मौके मिल रहे हैं। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, आप भी कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।